हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। तो आज हम मैट्रिक्स में जो बेसिक थिंग्स है उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो देखिएगा आप मैट्रिक्स में इसका परिचय या इसके सिद्धांत क्या थे इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन को समझते हैं बच्चों। सबसे पहले क्या समझते हैं डेफिनेशन कि ये मैट्रिक्स होती क्या है। तो जितने भी आपने पढ़े होंगे, चर पढ़े होंगे, संख्याएं पढ़ी होंगी, राइट, संख्याएं पढ़ी होंगी, चर पढ़े होंगे, समीकरण पढ़े होंगे, इनको हम रो और कॉलम, रो मतलब ऐसी एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है उसको हम रो बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन इस टाइप से अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये आपका रो हो जाएगा, और अगर हम परपेंडिकुलर ऐसे कर रहे हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा। ऐसे करके अगर हम कोई आयताकार या फिर हम कह सकते हैं वर्गाकार कोष्टक में अगर व्यवस्थित रूप से रखते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, आव्यूह कहते हैं। और उन आव्यूह के अंदर जो संख्याएं होती है उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम अवयव कहते हैं। जैसा कि आप क्लियरली देख रहे होंगे, अगर मैं थोड़ा मैग्नीफाइड करूं तो आपको और क्लियर हो सकता है। तो देखिएगा ये इनको हम क्या कह सकते हैं, ये देखिएगा आप, ये डेफिनेशन हो गई इसकी। और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका बेटा ये होता है। इसमें थोड़ा सा और चेंज कर दूं या थोड़ा मॉडिफाई करूं तो मैं क्या चेंज कर सकता हूं, इसको हम एक, आप चाहे तो एक वर्गा, ये आप क्या करते हैं, इसका ब्रैकेट लगा सकते हैं, कोष्टक लगा सकते हैं। इसमें ये वाला पार्ट, ये वाले पार्ट को हम रो बोलते हैं और ये वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। आर के लिए, रो के लिए मैं आर यूज कर लेता हूं और कॉलम के लिए सी यूज कर लेता हूं। तो वैसे देखा जाए तो ये 2x2 की मैट्रिक्स है, 2x2 की मैट्रिक्स है, जिसमें 2 रो है और 2 ही कॉलम है। क्या दिख रहा है, क्लियर? ओके, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये बेसिक है, बहुत ही बेसिक, ये पता होना चाहिए हर बच्चे को। अब हम बात करते हैं कि इनको पहचाने कैसे बच्चों। तो पहचानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको, है ना, ठीक है। पहचानने के लिए अब हम अगर इसे देखें तो परिभाषा हमने बात कर ली है, परिभाषा आपको समझ में आई गई होगी। जैसे मैंने आपको बता दिया कि रो और कॉलम क्या है। जैसे मैं अगर बात करूं, सबसे पहले ध्यान रखना है आपको, जो यहां लिखा रहेगा वो रो की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, रो। जैसे अगर मैं बोलूं कि यहां पर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है इसलिए A11 लिखा, यहां पर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम है इसलिए A12 लिखा। ऐसा ही फर्स्ट रो और कौन सा थर्ड कॉलम है तो 13 लिखा। मतलब ये देखिए पूरा का पूरा पार्ट ये क्या है, हमारी रो 1, तो R1 बोल लिख सकता हूं। ये पूरी की पूरी रो क्या है, हमारी R2 है, तो मैं इसको R2 लिख सकता हूं। तो देखिए ये रो 2 है, ये भी रो 2 है और ये भी रो 2 में ही आ रहा है। लेकिन ये कॉलम कौन सा हुआ, 1, ये कॉलम कौन सा हुआ, 2, ये कॉलम कौन सा हुआ, 3। तो ऐसे रिप्रेजेंट हम करते हैं किनको, पंक्तियों को और स्तंभों को, या रो और कॉलम को। आई होप इतना आप समझ पाए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हमारा एक पॉइंट आता है, कोटि या क्रम को क्या कहते हैं। तो आप कोटि और क्रम की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो यहां पर हमें नोट करने की बात आती है कि कैसे हम इनको रिप्रेजेंट करें। तो इसको देखिए, ये हो गया हमारा, ये कोटि और क्रम को थोड़ा समझ लेते हैं। तो कोटि और क्रम क्या है, इसको यहां मैं ले आऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए कोटि क्रम को समझें, कि जैसा कि अभी हमने इसके उसमें भी समझा था। हाँ, अगर मैं बोलूं कि कोटि और क्रम को कैसे लिखूं, तो मैं जब कोई मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करता हूं तो स्क्वायर ब्रैकेट या आयताकार ब्रैकेट भी आप कह सकते हैं, उसको मुझे क्या फॉर्म में लिखना होता है, m इंटू n। यहां पर रो, नंबर ऑफ रोज होते हैं, मतलब पंक्ति की संख्या, और दूसरे वाला जो गुणा के बाद में लिखा है इसमें नंबर ऑफ कॉलम होते हैं, मतलब स्तंभों की संख्या। मतलब अगर m और n के फॉर्म में लिख रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं उसकी कोटि। जैसे एक उदाहरण से समझाता हूं बच्चों, आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने लिखा यहां पर A11, A12, A21, A22। तो बच्चों इसमें बताइए रो कितने हैं, तो ये एक रो तो ये है R1, ये एक दूसरी रो है R2, और यहां पर कॉलम कितने हैं भाई, ये वाला कॉलम C1 है और ये दूसरा कॉलम क्या है, C2। तो आपको पहले लिखना है क्या, m की वैल्यू है। m मतलब क्या लिखोगे, पंक्तियों की संख्या। तो कितनी है दोनों पंक्तियां, एक और दूसरा 2, कितनी है 2।
तो इसकी कोटि क्या होगी, तो दो अपने पंक्ति की संख्या देखो, एक और दो, और ऐसे ही कॉलम भी लिखेंगे तो गुणा लगाएंगे और क्या लिखेंगे, ये भी कितने दिख रहे हैं, दो, तो 2/2 कोटि किया, ये क्या है, एक आव्यूह है या क्या कहेंगे, मैट्रिक्स है। आई होप इतना समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे। अब अगर हम बात करें कि इनके प्रकार, ये कितने प्रकार के होते हैं, तो बच्चों ये कई प्रकार के हो सकते हैं, जिसमें प्रमुख प्रकार है पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह की बात करें तो हमें ध्यान रखना होगा कि उसमें सिर्फ हमें देखना है कि उसकी पंक्ति की वैल्यू कितनी हो, 1, मतलब आर सिर्फ R1 हो, सिर्फ क्या हो, एक सिंगल हो। कॉलम कितने भी हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए अभी ये एक उदाहरण में दिख रहे हैं, पंक्ति आव्यूह है, पंक्ति में आर ही दिख रहा है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही आपको एक ही दिख रही होगी, एक ही दिख रही होगी, जिसमें 159 लिखा हुआ है। तो इसमें पंक्ति कितनी है, एक ही है। कॉलम कितने भी हो, चलो अभी तो कॉलम हमें 3 दिख रहे थे, 1/3, तो ऐसे आव्यूह को हम क्या बोलेंगे, पंक्ति आव्यूह। ऐसा ही स्तंभ आव्यूह किसको बोलेंगे बच्चों, जिसमें स्तंभों की संख्या क्या हो, स्तंभों की संख्या क्या हो, एक अकेला, ये स्तंभ है, एक अकेला स्तंभ दिख रहा है, देखो सी, भले रो इसमें 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो ये क्या है आपका, कौन सा स्तंभ है, कौन सा आव्यूह है, स्तंभ आव्यूह। और इसके बाद में कौन सा है आपके पास, वर्ग आव्यूह, जिसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि आप इसको जितने रो है उतने ही इसमें क्या होना चाहिए बच्चों, कॉलम होना चाहिए। मतलब अगर रो की संख्या 3 है तो कॉलम की संख्या भी कितनी होनी चाहिए, 3 ही होनी चाहिए। आप समझ पा रहे होंगे, और अगर नहीं समझ पाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद में अगर अदर टाइप की देखें, 4th नंबर में शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह क्या कहें, अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर सारे के सारे अवयव का मान कितना हो जाए, शून्य हो जाए, तो उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, शून्य मैट्रिक्स या शून्य आव्यूह कहते हैं। जैसे कि ये उदाहरण में आपको दिख रहा है, ये हमने लिखा। अब अगर मैं बोलूं विकर्ण आव्यूह किसे कहते हैं, तो विकर्ण आव्यूह मतलब जो विकर्ण वाले आव्यूह है वो नॉन जीरो हो और बाकी सारे के सारे आव्यूह कैसे हो, जीरो हो, तो ऐसे आव्यूह को क्या बोलेंगे, विकर्ण आव्यूह। तत्समक आव्यूह या आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जिसके विकर्ण वाले जो मान हो वो 1 हो और बाकी सबके सब क्या हो, शून्य हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, तत्समक आव्यूह या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं बच्चों। आगे बढ़ते हैं। ये फैक्ट भी आपको जानना जरूरी होगा, आव्यूह के बारे में ये फैक्ट जानना जरूरी है। जैसा कि अगर मैं यहां पर थोड़ा सा एक बार इसको मैं रीड करूं तो शायद आप समझ पाए। आव्यूह का योग या अंतर, दो आव्यूह को केवल तभी जोड़ा या घटाया जा सकता है जब उनकी कोटि पूर्णतः समान हो, योग संगत तत्वों के बीच होता है। मतलब अगर बात करें, आपके पास दो आव्यूह है, एक ए आव्यूह और एक दूसरा क्या है, बी आव्यूह। तो 2/2 की मान लो एक आव्यूह 2/2 की कोटि का है तो दूसरा भी कितना होना चाहिए, 2/2 की कोटि का ही होना चाहिए। और पहला आव्यूह अगर है 3/3 कोटि का तो दूसरा भी कितने का होना चाहिए, 3/3 का ही होना चाहिए। तभी आप क्या कर सकते हैं, उनको जोड़ या घटा सकते हैं। ठीक है। आदेश गुणन, किसी आव्यूह को अधिक संख्या से गुणा करने पर उसके अंदर सभी तत्वों में गुणा हो जाता है। जैसे अगर मैं इसका उदाहरण समझाऊं आपको तो आपको शायद ये बहुत अच्छे से समझ में जाएगा। जैसे मेरे पास ये मैट्रिक्स है, यहां क्या है 1 0 0 1, तो अगर मैं 2 से गुणा कर रहा हूं तो आपको 2 से गुणा 1 में भी करना पड़ेगा, 2 का 0 में भी करना पड़ेगा, इसमें भी करना पड़ेगा, इसमें भी करना पड़ेगा। तो आप अधिक से गुणा करते हैं तो 1 में नहीं करेंगे, आप पूरे के पूरी संख्या में, पूरे अवयव में गुणा करेंगे, अधिक संख्या का गुणा सब में करेंगे। अब ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आता है, आव्यूह का अगर हमें गुणनखंड करना है, गुणा करना हो, क्या करना हो, गुणा करना हो, तो क्या ध्यान रखना है, गुणन संभव है यदि पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह की पंक्तियों की संख्या के समान हो। जैसे बच्चों इधर देखो, बहुत अच्छी चीज है ये, अगर आपके पास दो आव्यूह है ए, जिसमें आपके पास है A11 A12 A21 और A22, इसमें बताओ रो की संख्या कितनी है, 2, तो 2 और कॉलम भी कितनी है, 2। और अगर मेरे पास दूसरा आव्यूह B है, इसमें मैं अगर लिखता हूं B11 B12 और B21 और B22,
तो इसमें भी अगर मैं देखूं तो ये रो है और ये कॉलम है, दो दो दिख रहे हैं आपको। लेकिन यहां पर ध्यान रखना है, अगर आपको ए का गुणा बी में करना है तो क्या ध्यान रखने की जरूरत है, तो आपको ये देखना है यदि पहले अवयव के स्तंभों की संख्या, ये पहला अवयव का स्तंभों की संख्या 2 है और दूसरे अवयव मतलब बी, आप ए गुणा बी करना चाहते हैं, ए गुणा बी करना चाहते हैं, तो दूसरे अवयव की पंक्तियों की संख्या के समान हो। पंक्तियों की संख्या मतलब बेटा इसकी बात कर रहे हैं, तभी आप इन पे गुणा कर सकते हैं। मतलब पहले अवयव का स्तंभों की संख्या और दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या एक जैसी होनी चाहिए, तो आप गुणा कर सकते हो, अदरवाइज उनमें आपस में गुणा नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आपको पढ़ना पड़ता है एक परिवर्त, जिसको ट्रांसपोज कहा जाता है बच्चों। जैसे जब किसी अवयव की पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदला जाता है तो प्राप्त अवयव को क्या बोलते हैं, परिवर्त अवयव या ट्रांसपोज अवयव कहते हैं। मतलब रो को कॉलम में बदलना और कॉलम को रो में बदलना, तो ऐसे अवयव को क्या कहेंगे आप। और साथ ही साथ में आपको उनकी जो कोटि है, ऑर्डर है, वो भी चेंज करना पड़ेगा। जो एम इंटू एम बाय एन के फॉर्म में है उसको एन बाय एम के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। जैसे आपने एक अवयव लिया ए, एक अवयव लिया ए, ये इसका क्या था R1 और ये R2, ये क्या था इसका C1, ये है C2। तो आपने क्या किया, ये रो वाले को 90 डिग्री से रोटेट कर दिया मान लीजिए, तो 2 4 ऐसे लिखे थे, तो 2 4 किधर आ गए नीचे, और ये एक 7 को, एक को ऊपर ले गए और 7 को नीचे। मतलब इसको ऐसा घुमाया और इसको ऐसे घुमाया, एक को आपने क्लॉकवाइज घुमा दो और एक को आप कैसे घुमा दो, एंटी क्लॉकवाइज। तो आपने इसका क्या निकाल दिया, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल दिया, परिवर्त निकाल दिया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलो, है ना, ये अगर आपको कोई डाउट हो इससे रिलेटेड, जो मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। और रिमेनिंग थिंग्स वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।